तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया के बारे में। तो जो एनसीईआरटी में बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स में किया जाता है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया जो सबसे पुराना बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ट्रू बैक्टीरिया के। किसी भी बैक्टीरिया जिसके पास में एक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल हो, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, उसको हम ट्रू बैक्टीरिया मान सकते हैं। अगर ट्रू बैक्टीरिया मोटाइल होता है तो ऐसे ट्रू बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला होता है, और वो फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रू बैक्टीरिया की। एनसीईआरटी में दो ट्रू बैक्टीरिया दे रखे हैं, एक है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा जो ट्रू बैक्टीरिया दिया हुआ है दैट इज माइकोप्लाज्मा। एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। पहला है साइनोबैक्टीरिया, जिसको पुराने टाइम पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी बुलाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये ब्लू ग्रीन एल्गी वाला टर्म हटा दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया ही बचा है। साइनोबैक्टीरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है वो उसका पिगमेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर में पिगमेंट पाया जाता है वो ग्रीन प्लांट जैसा पाया जाता है, ना कि बैक्टीरिया जैसा। जो पिगमेंट मिलते हैं यहाँ पर वो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। इसके पास में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए के अलावा एक और पिगमेंट होता है फाइकोबिलीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। फाइकोबिलीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स दोनों का अपना इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोफिल ए होता है ना, ये ग्रीन प्लांट वाला पिगमेंट है, ये बैक्टीरिया में और किसी बैक्टीरियल ग्रुप में नहीं पाया जाता। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो हमेशा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करते टाइम ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। धरती पर जब धरती स्टार्टिंग में बनी थी तो वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। जो सबसे पहली बार फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया गया था वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया ही ने किया था, है ना। अब ये दोनों फीचर देखो, क्लोरोफिल ए का मिलना जो कि ग्रीन कलर का होता है और वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसी वजह से जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए मिलता है उनको हम एल्गी बुला सकते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए अकेले मिलता है उनको हम एल्गी बुला सकते हैं। इसीलिए पहले इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बुलाया जाता था, और बाद में अब साइनोबैक्टीरिया इसका नाम हो गया। ये तो ग्रीन कलर का पिगमेंट हो गया भाई, अभी तो सिर्फ एक ही पिगमेंट हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो जो ब्लू कंपोनेंट आता है वो कहाँ से आता है, वो इस फाइकोबिलीन कॉम्प्लेक्स से आता है। फाइकोबिलीन एक्चुअल में कोई एक सिंगल पिगमेंट नहीं है, ये एक पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स है। दो इसमें मेजर पिगमेंट होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है फाइकोएरिथ्रिन। जो फाइकोसाइनिन होता है ये ब्लू कलर का होता है, और जो फाइकोएरिथ्रिन होता है वो रेड कलर का होता है। क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया में मिल रहे हैं तो इनके आगे सी भी लगा देते हैं, सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन। अब ध्यान से देखना, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए पिगमेंट है और ब्लू कलर का साइनोफाइसिन पिगमेंट है। इसकी वजह से क्या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन दिखाई पड़े। अगर कोई ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जिसमें फाइकोएरिथ्रिन कॉम्पोनेंट ज़्यादा है तो वो रेड कलर का भी दिखाई दे सकता है, जिसमें एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास जहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन रेड कलर का होता है। इजिप्ट के पास में आपने एक सी सुना होगा, रेड सी। वो रेड सी में रेड कलर का टिंज आता है, और वो रेड कलर का टिंज बताते हैं इसी साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से आता है। बताने की बात यह है कि भाई जो सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं साइनोबैक्टीरिया, वो ब्लू या ग्रीन कलर के दिखाई नहीं पड़ते, कई बार रेड कलर के भी वो दिखाई दे सकते हैं। ये तो इनके पिगमेंट सिस्टम की बात हो गई, किस तरह का फोटोसिंथेसिस करते हैं वो हमने समझ लिया।
अब हम बात करते हैं कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं, इनका जो हैबिटाट है वो कहाँ पर मिलता है। तो साइनोबैक्टीरिया हमको एक्वेटिक हैबिटाट में मिल सकते हैं और एक्वेटिक के साथ में कई बार टेरेस्ट्रियल हैबिटाट ज़मीन में भी मिल जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट में फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, साफ़ पानी में, और मरीन वाटर में भी मिल जाएंगे, जो खारा पानी होता है वहाँ भी मिल जाते हैं, दोनों जगहों पे मिल जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके सेल में कुछ खास बातें वो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की याद रखनी है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था तो हमने बताया था कि भाई पिगमेंट के सिस्टम के हिसाब से, मतलब जो हमारा स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसके हिसाब से दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो साइनोबैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसकी सेल वॉल पे एक एडिशनल लेयर मिलेगी जिसको लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर बोलते हैं। ये भी हमने सेल चैप्टर में पढ़ रखा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम बुलाते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर या फिर LPS की लेयर। तो यहाँ पे LPS की लेयर मिलेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी मोटिलिटी। इनके अंदर ज़िंदगी में कभी भी कोई मोटाइल स्टेज या फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं बनती। ये कभी भी फ्लैजिला इनके पास नहीं होगा, कोई सा भी स्टेज हो यहाँ पर फ्लैजिला नहीं बनता है, क्योंकि फ्लैजिला बनता ही नहीं है तो ये हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं। अब ध्यान से सोचना, ये फोटोसिंथेटिक हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, पर समुद्र के अंदर तो सनलाइट एक डेप्थ तक जाती है, बिल्कुल नीचे तक तो जाती नहीं है। और क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास में मोटिलिटी, स्ट्रक्चर, फ्लैजिला वगैरह तो है नहीं, तो इसको तो नीचे जा करके डूब जाना चाहिए था और नीचे जाके ये मर जाएगा। तो ये अपने आप को सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे रखता है, सनलाइट के लेवल में कैसे रखता है, क्योंकि इसके पास में एक ऑर्गेनील होता है जिसका नाम है गैस वैक्यूल, या फिर एक इंक्लूजन बॉडी होती है जिसको बोलते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल इसको बाउंसी प्रोवाइड करती है, इसको सनलाइट की रेंज में रखती है, ज़्यादा गहरे में नहीं जाने देती। तो ये इसकी मोटिलिटी के बारे में बात है। मोटिलिटी के बाद में जो फूड स्टोरेज होता है वो भी यूनिक टाइप से करता है। इसके अंदर में फूड स्टोर किया जाता है साइनोफाइसिन स्टार्च की फॉर्म में, साइनोफाइसिन स्टार्च की फॉर्म में। और ये साइनोफाइसिन स्टार्च की फॉर्म में ग्रेन्यूल बना लेता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। ये एक इंक्लूजन बॉडी है फूड स्टोरेज के लिए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, जो कि साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलता है। और इस इंक्लूजन बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, साइनोफाइसिन स्टार्च। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके सेल से रिलेटेड हैं। अब सेल के बाद में आते हैं इसके क्रोमैटोफोर पर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, क्रोमैटोफोर पे। बैक्टीरिया के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो जो इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है या फिर फाइकोबिलीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, ऐसी थैलिकॉइड एक्सटेंशन, डिस्क लाइक एक्सटेंशन, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। इन्हीं क्रोमैटोफोर के अंदर पिगमेंट एम्बेडेड रहते हैं, इसकी मेम्ब्रेन में पिगमेंट जो होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद में जो सेल्युलरिटी लेवल अगर की बात करें तो बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर, जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बाद में एक और ख़ास बात होती है कि स्पाइरुलिना के अंदर इसके साइटोप्लाज्म में भर भर के प्रोटीन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में भर भर के क्या मिलता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होता है तो हम स्पिरुलिना को बड़े लेवल पर कल्चर कर सकते हैं, एक ड्रम के अंदर या फिर बायोरिएक्टर के अंदर में बड़े लेवल पर स्पिरुलिना को कल्चर कर सकते हैं। और कल्चर करने के बाद में यहाँ से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो प्रोटीन का अमाउंट यहाँ पे जनरेट होता है वो मैसिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन जनरेट कर सकते हैं हम। तो थोड़े से टाइम में, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो थोड़े से टाइम में इसको कल्चर कर लो और बहुत सारा प्रोटीन निकाल लो। इस तरह का जो प्रोटीन होता है जो किसी एक सिंगल सेल को ग्रो करके निकाला जाता है उसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए स्पाइरुलिना का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और स्पाइरुलिना के अलावा एक और एल्गी हम पढ़ेंगे, क्लोरेला। जब ग्रीन एल्गी पढ़ रहे होंगे तो क्लोरेला का भी नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर स्पाइरुलिना का ये इंपॉर्टेंट नाम होता है। ये हो गया जो हमारा यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर के बाद में कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो कोलोनियल होते हैं। भाई कॉलोनी क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई मल्टीपल
बैक्टीरिया आपस में आकर के एक फिजिकल एसोसिएशन बना लेते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं, उसी को बोलते हैं कॉलोनी। ये नॉर्मल कॉलोनी भी बना सकते हैं या फिर फिलामेंटस कॉलोनी भी बना सकते हैं। कई बार फिलामेंटस कॉलोनी को अलग नाम दे दिया जाता है, फिलामेंटस फॉर्म, लेकिन वो होती कॉलोनी है। कॉलोनी का सिंपल सा मतलब है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में रहे, आसपास रहे, तो उसको बोलते हैं कॉलोनी। दो तरह की कॉलोनी बन सकती है यहाँ पे। एक कॉलोनी जो होती है वो नॉर्मल इस तरह की कॉलोनी होती है, और दूसरी कॉलोनी जो होती है वो फिलामेंटस कॉलोनी, जब एक सेल दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। कोई सी भी कॉलोनी बनती है तो उनके बाहर एक म्यूसिलीजिनस कोटिंग मिलती है, म्यूसिलीजिनस कोट मिलता है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। तो ये कॉलोनियल फॉर्म है। कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, दोनों हमको दिखाई पड़ेगा। अब एक एग्जांपल इसमें से बॉडी फॉर्म में लेना है, फिलामेंटस बॉडी फॉर्म नॉस्टॉक। फिलामेंटस बॉडी फॉर्म जो नॉस्टॉक है, इसका एग्जांपल हमें यहाँ पर पढ़ना है। यही एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नॉस्टॉक के अंदर में ध्यान से देखोगे तो दो तरह के सेल दिखेंगे इसकी पूरी बॉडी में। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी होता है इस तरह का, फिलामेंटस बॉडी होती है। पर ध्यान से देखें तो दो तरह के सेल हैं। एक सेल ये पतली सेल वॉल वाले छोटे सेल हैं जिनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरा सेल ये मोटा सा जिसकी बहुत ही मोटी सेल वॉल है, साइज में भी बड़ा है, जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट सेल। फिर से ये सेल जो है दे आर वेजिटेटिव सेल। तो दो तरह के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक हेट्रोसिस्ट सेल। अब क्या काम होता है इस हेट्रोसिस्ट सेल का वो समझ लो भाई। हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है। हेट्रोसिस्ट के अंदर में क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजिनेज। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, उनकी बॉडी में डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम मिलता है। इसी तरह से कुछ साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, तो उनके अंदर भी डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम मिलेगा। बट डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक प्रॉब्लम भी हमने बताई थी कि डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना, वो सेंसिटिव होता है टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर ये डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, फिर ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाना होता है। पर साइनोबैक्टीरिया के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। भाई साइनोबैक्टीरिया तो खुद ही ऑक्सीजन निकालता है फोटोसिंथेसिस करते हुए। अगर साइनोबैक्टीरिया खुद ही ऑक्सीजन निकालता है फोटोसिंथेसिस करते टाइम, तो उसकी खुद की ऑक्सीजन ही डाइनाइट्रोजिनेज को ख़राब कर देगी। तो इससे बचने के लिए इसने क्या किया है, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है जहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट वाला सेल है, सिर्फ इसी के अंदर में डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम मिलता है। जो बाकी सेल है, ये वेजिटेटिव सेल, इनमें कोई डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं मिलता। डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, हेट्रोसिस्ट वाले सेल में। इस हेट्रोसिस्ट के पास में दो ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिससे ये इस एंजाइम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकता है। पहला तो हेट्रोसिस्ट बहुत ही मोटी सेल वॉल वाला होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक सेल वॉल। अगर इसकी सेल वॉल बहुत ही थिक है तो क्या बाहर से इसमें ऑक्सीजन आ सकता है, नहीं आ पाएगा, बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं सकता। बाकी जो हमारी ये वाली सेल वॉल से तो पतली सेल वॉल है, यहाँ तो आराम से ऑक्सीजन आ जाएगा। पर हेट्रोसिस्ट मोटी सेल वॉल वाला होता है, उसमें ऑक्सीजन क्रॉस नहीं कर सकती, तो बाहर से कोई ऑक्सीजन आ नहीं सकती। पर प्रॉब्लम एक और है कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, वो खुद ही ऑक्सीजन बनाता है, अपने अंदर ही सेल के अंदर ऑक्सीजन बनाता है, तो उसका खुद का अंदर वाला ऑक्सीजन तो उसको डैमेज कर देगा। तो इसीलिए इसने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है, जो हेट्रोसिस्ट होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता। बाकी जो वेजिटेटिव सेल है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। तो इस तरह से ये बाहर वाली ऑक्सीजन से मोटी सेल वॉल से बचा लेता है,
और अंदर वाली ऑक्सीजन से कैसे बचाता है कि अंदर ये हेटेरोसिस्ट सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं करवाता। तो जब हेटेरोसिस्ट सेल में फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं, और ऑक्सीजन बनेगी नहीं तो जो हमारा डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हो गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसने क्या अडेप्टेशन डेवलप कर रखे। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हमें बात करनी है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते टाइम क्या फ्री फॉर्म में रहता है या फिर सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा होता है, और दुनिया में कोई भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन साथ में नहीं कर सकता। कितने स्पीसीज़ हैं साइनोबैक्टीरिया के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? सब नहीं करते, कुछ स्पीसीज़ करती हैं, कुछ इसमें फ्री फॉर्म में भी करती हैं, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाती हैं। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है उसमें नाम आता है एनाबीना का, इसके अलावा नॉस्टॉक का। जो फ्री फॉर्म में करते हैं उसमें हम ऑसिलेटोरिया याद रख लो और ओलूसीरा, ये दो याद रख लो। एनाबीना काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। प्लांट्स के साथ में जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन बनाती है, जहाँ पे ये उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देती है और प्लांट इसको फूड प्रोवाइड कर देता है या फिर रहने की जगह प्रोवाइड कर देता है। जैसा कि एनाबीना अगर देखें हम तो अजोला फर्न के साथ में ये प्लांट होता है, अजोला फर्न एक तरह का, जिसकी लीफ में ये एसोसिएशन बना लेती है। ये पत्ते हैं फर्न के, इस पेड़ के पत्ते हैं, और इस पत्ते के अंदर जो ये एनाबीना होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेती है। जो एनाबीना है ये इस फर्न प्लांट के पत्तों में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेती है। जो फर्न है ना, अजोला फर्न प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट होता है, एक पानी में रहने वाला प्लांट होता है। इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है लीफ के साथ में। एक और प्लांट के साथ में इसका इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होता है साइकस। जब आगे चल के साइकस पढ़ोगे तो उसकी रूट में एक इम्पॉर्टेंट रूट बनाती है कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट, तो जब कोरेलॉइड रूट पढ़ते हैं तो वहाँ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे इस कोरेलॉइड रूट के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो ये दो प्लांट एसोसिएशन आपको बाद में चल के आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया के बेनिफिट्स और साइनोबैक्टीरिया के क्या हार्म होते हैं। हमें ये किस तरह से बेनिफिट कर सकता है और हमें ये किस तरह से हार्म कर सकता है। तो पहले बात करते हैं किस तरह से हमें हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसमें पहला है एल्गल ब्लूम। जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा, वहाँ पर ये तुरंत जा कर के एल्गल ब्लूम बना देता है। जैसे मान लो कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, उसमें पानी रुका हुआ है, तो जाकर के ये पूरा एल्गल ब्लूम बना देगा, उसको हरा कर देगा। हरा करने के अलावा फाउल स्मेल रिलीज़ करने लगता है, बहुत ही गंदी मछली जैसी बदबू रिलीज़ करता है और हरे कलर का बना देता है पूरे पॉन्ड को, तो वो एल्गल ब्लूम होता है। ये तो नुकसान हो गया। फ़ायदा क्या करता है? फ़ायदा भी बहुत सारा करता है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा करता है। एग्रीकल्चर में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के हिसाब से बहुत फ़ायदा करता है। भाई नाइट्रोजन सारे प्लांट्स को चाहिए, नाइट्रोजन तो इतना ज़्यादा प्लांट्स को चाहिए होता है कि जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उस फर्टिलाइज़र का 90 to 80% कंटेंट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ही होता है ना। अमोनिया डालते हैं और फॉस्फेट कंपाउंड डालते हैं, तो प्लांट को नाइट्रोजन भर भर के चाहिए होता है ना। जब भी हम फर्टिलाइज़र डालोगे तो भी नाइट्रोजन का ही फर्टिलाइज़र डाला जाता है ना। सो अगर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें कि साइनोबैक्टीरिया खुद जा कर के किसी क्रॉप फील्ड में, किसी एग्रीकल्चरल लैंड में जा कर के नाइट्रोजन फिक्स कर दे खुद से ही, तो ये तो बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसा एक जगह मिलती है हमको राइस प्लांटेशन में। अब राइस प्लांटेशन में ही क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज राइस के प्लांटेशन जब छोटे होते हैं, धान वाली स्टेज में, तो उनको पानी में डुबो के रखते हैं। आपको मालूम होगा
जब भी राइस का प्लांटेशन होता है तो उसको हम पानी में, वाटर में डुबो कर रखते हैं। ये होता है धान वाला स्टेज। अच्छा, धान वाले स्टेज में ये चावल ग्रो कर रहा है, धान ग्रो कर रहा है। तो जब धान ग्रो करता है तो उस टाइम पे हम बीच बीच में कई बार क्या करते हैं, अजोला फर्न लगा देते हैं। जो मैंने बताया था अजोला फर्न होता है, बीच बीच में अजोला फर्न को लगा दो। ये एक्वेटिक फर्न होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, और इसके पत्तों में साइनोबैक्टीरिया एनाबीना प्रेजेंट होता है। इसके पत्तों में क्या प्रेजेंट होता है, साइनोबैक्टीरिया एनाबीना। क्योंकि इसके पत्तों में एनाबीना है तो क्या ये नाइट्रोजन फिक्स कर देगा, बाहर से नाइट्रोजन लेगा और उसको अमोनिया की फॉर्म में फिक्स करता रहेगा, बाहर से नाइट्रोजन लेगा और अमोनिया की फॉर्म में फिक्स करता रहेगा। और ये अमोनिया इस प्लांट को मिल जाती है, इसकी ग्रोथ बेटर हो जाती है। तो अजोला प्लांट को लगाया जाता है कई बार राइस के साथ में। अजोला फर्न को धान की स्टेज में, पानी के डूबे हुए स्टेज में लगा दिया जाता है। कई बार हम डायरेक्ट साइनोबैक्टीरिया, जो फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है, उनको भी धान के खेत में छोड़ देते हैं, जिसमें ओलोसीरा जो होता है, ओलोसीरा जो होता है, या फिर ऑसिलेटोरिया, ये दोनों फ्री लिविंग फॉर्म है। मतलब साइनोबैक्टीरिया है लेकिन फ्री लिविंग, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते। ये सॉइल में डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं फ्री फॉर्म में। तो इनको भी हम पैडी फील्ड में राइस प्लांटेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, साइनोबैक्टीरिया को एज अ नाइट्रोजन सोर्स यूज़ करने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो नाइट्रोजन सोर्स तो ये होता ही है, नाइट्रोजन फिक्स तो करके देता ही है, बट नाइट्रोजन के साथ में कार्बन फिक्स करके भी देता है। CO2 फिक्स करके ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाता है, जो सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये दोनों काम कर सकता है, शुगर सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों एक साथ में कर रहा होता है। ये बात हो गई साइनोबैक्टीरिया की। अब साइनोबैक्टीरिया के बाद में जो दूसरा यू बैक्टीरिया हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। तो जो दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया दिया हुआ है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने सेल में भी सुना ही होगा, पढ़ा भी था। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, सेल दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, या फिर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ये दोनों सेम रहता है। जो माइकोप्लाज्मा है, इसकी डिस्कवरी हुई थी प्लूरल फ्लूइड से। प्लूरल फ्लूइड से एक ऐसा कैटल, पर्टिकुलरली ये क्या करता है, जो गाय भैंस होती है ना, कैटल्स, उनके लंग्स में जाकर के एक डिजीज़ कॉज करता है, न्यूमोनिया नाम की डिजीज़। जब न्यूमोनिया नाम की डिजीज़ हो जाती है तो आपको मालूम होगा हमारे पास जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स को अफेक्ट करता है प्लूरल निमोनिया। जब भी निमोनिया होता है तो हमारे लंग्स के जो 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। इस प्लूरल फ्लूइड को जाकर के ये इन्फेक्ट करता है। तो जो माइकोप्लाज्मा की खोज सबसे पहली बार हुई थी, वो किसी कैटल, जो कैटल इस बीमारी से ग्रसित था, न्यूमोनिया से ग्रसित था, इसी प्लूरल फ्लूइड से इसको निकाला गया था माइकोप्लाज्मा को। क्योंकि इसको प्लूरल फ्लूइड से निकाला गया था, वो भी कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से कैटल के, जो न्यूमोनिया से पीड़ित था। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया PPLO। इसके बारे में जो कुछ खास बातें हैं वो डायरेक्ट हम चलते हैं, करते हैं। माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसके पास में सेल वॉल होती ही नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो क्या इसका सेल शेप डिफाइन रहेगा? नहीं। तो इसका सेल शेप जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसकी सेल शेप को हमेशा सेल वॉल डिसाइड करता है, क्योंकि इनके पास साइटोस्केलेटन तो होता नहीं है। साइटोस्केलेटन भी ढांचा प्रोवाइड करता है और सेल वॉल भी ढांचा प्रोवाइड करती है। पर अगर इनके अंदर साइटोस्केलेटन नॉर्मली नहीं होता और सेल वॉल भी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल का शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो रैंडमली चेंज होता रहेगा। क्योंकि इसके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है तो इसका शेप कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है। जितनी बार माइक्रोस्कोप में देखोगे अलग शेप का दिखाई देगा। इसी शेप चेंज की वजह से हम इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे पहले, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे, और आज के टाइम पे हम इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। पहले हम बैक्टीरिया को प्लांट के साथ ही रखते थे, तब इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, आज के टाइम पे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह करके बुलाते हैं।
सेल वॉल ना होने से एक और फ़ायदा होता है इसका। वो क्या फ़ायदा है कि ये कुछ एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट बन जाता है। जैसे हमारा पेनिसिलिन, आपने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में सुना होगा। ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है ये बैक्टीरिया को कैसे मारता है, उसकी सेल वॉल को तोड़ के, या फिर उसकी सेल वॉल को बनने ही नहीं देता। पर माइकोप्लाज्मा के पास में तो कोई सेल वॉल है ही नहीं, वो बिना सेल वॉल के जिंदा है। तो क्या वो माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से सेंसिटिव होगा, पेनिसिलिन से मारा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होता है, नॉट सेंसिटिव। रेजिस्टेंट या फिर नॉट सेंसिटिव। तो ये हमारे पास में उसके सेल वॉल ना होने की वजह से जो काम होते हैं वो हमने समझे। माइकोप्लाज्मा का एक और कुछ सेल्यूलर फीचर भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डीएनए होता है दैट इज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जनरली बैक्टीरिया के पास में डीएनए जो मिलता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। वो कुछ ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड प्लस सर्कुलर फॉर्म में होता है वो। लेकिन बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा है यहाँ पे लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब है। माइकोप्लाज्मा अगर फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब होता है कि ये जर्नली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, रेस्पिरेशन करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो टेम्पररी तौर पे कुछ टाइम के लिए एनारोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन। ये इवन विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेगा। तो ये हो गए फैकल्टेटिव एनारोब। अब माइकोप्लाज्मा का जो फंक्शन होता है हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है या किस तरह से हार्मफुल होता है। हेल्पफुल तो ये होता नहीं है, ये सिर्फ हार्मफुल होता है। और हार्मफुल में क्या क्या हार्म कर सकता है वो समझ लेते हैं। जो इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमंस के लिए, माइकोप्लाज्मा कई तरह की डिजीज़ कॉज करता है, चाहे हम प्लांट की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें। तो कई सारे टाइप्स की डिजीज़ ये प्लांट्स में और एनिमल्स में कॉज कर रहा होता है। प्लांट्स में जैसे तुमने बंची टॉप डिजीज़ सुनी होगी, विचेस ब्रूम डिजीज़ सुनी होगी, और एनिमल्स में भी कई सारी डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। फ़ायदा इसका कुछ नहीं होता। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में। जो माइकोप्लाज्मा के बारे में जितनी चीज़ें हैं बस इतना ही हमें पढ़ना है।